हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज विच इज रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप स्कैम। स्कॉलरशिप स्कैम स्प्रेड्स टू बिहार ropes इन स्कूल फ्रॉम पंजाब टू। तो जो स्कॉलरशिप स्कैम है जिसकी इन्वेस्टिगेशन है इंडियन एक्सप्रेस वाले कर रहे हैं, वो सिर्फ झारखंड तक ही नहीं है, वो बिहार और पंजाब में भी सेम स्कॉलरशिप स्कैम चल रहा था। The scholarship scam, in which money meant for poor minority students is siphoned off, is not limited to Jharkhand but has crossed state borders. The National Scholarship Portal, जब उससे बेनिफिशियरीज को मैच किया गया पीएफएमएस के सिस्टम से, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स के, तो वो मैच भी नहीं हुए। Investigating entries district by district on the National Scholarship Portal and matching them with beneficiaries' bank account in the Public Finance Management System, the Indian Express has found several cases of the pre-matric scholarships being illegally diverted by the middlemen in Bihar as well. तो सेम जैसे झारखंड में चल रहा था, सेम यहाँ पर भी चल रहा था। जैसे मनु इंडियन पब्लिक स्कूल था जो कि गया में था, गया के बनके बाजार में, वहाँ पे 134 बेनिफिशरीज दिखाए गए थे और उसके अकॉर्डिंग 128 थे जो हॉस्टल में थे और जो एलिजिबल थे स्कॉलरशिप के लिए 10,700 हर साल के लिए। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने उस स्कूल को विजिट किया तो वहाँ पर सिर्फ एक 2 स्टोरी पेंटेड बिल्डिंग थी जो कि लॉक थी। About 2 kilometers away, school owner Rajiv Kumar scrolled through the list of beneficiaries and said all were fake. और जब स्कूल ओनर को वो लिस्ट दिखाई गई तो उसने बोला सारी फेक है। एंड द स्कूल डिड नॉट हैव अ हॉस्टल, उस स्कूल के पास हॉस्टल भी नहीं था। तो स्कैम चल रहा है अभी। स्कैम की पार्ट 5 आया और भी आगे पता चलेगा कहाँ का स्कैम चल रहा था। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू पूसा। अब ये पूसा क्या है? टेक्निक है स्टबल बर्निंग से डील करने के लिए। तो पहले हम देख लेते पूसा क्या होता है। पूसा एक डिकम्पोजर्स होते हैं। ये डिकम्पोजर्स फॉर्म में होते हैं कैप्सूल के, और उन कैप्सूल को कैसे बनाया जाता है? कुछ फंगाई स्ट्रेन्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके इन कैप्सूल्स को बनाया जाता है। तो ये हेल्प करते हैं पेडी स्ट्रॉ को डिकम्पोज होने के लिए एट अ मच फास्टर रेट देन यूजुअल। द फंगाई हेल्प्स टू प्रोड्यूस द एसेंशियल एंजाइम्स फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो अब दिल्ली में इसको पायलट बेसिस पे अप्लाई किया गया था। तो अब क्या पता चला है? दिल्ली गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट से जो इन्होंने कन्वर्ट किया था टू क्रॉप रेसिड्यू इन मैन्योर यूजिंग अ बायो डीकम्पोजर हैज बीन सक्सेसफुल। द बायो डीकम्पोजर डेवलप्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज स्प्रेड ऑन अबाउट 800 हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड एज पार्ट ऑफ द पायलट इनिशिएटिव लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ, और ये पूरा डेवलप किसने किया था? ये IARI ने किया था। Earlier in the day, the CM visited Narela's Hiranki village, farmlands around which were also picked for the pilot. We had sprayed the solution on farmlands across Delhi around October 13. By now, the entire stubble has been converted into manure and the fields are ready for sowing again. Delhi, along with the Pusa Institute, has given a cheap and effective alternative to stubble burning. तो माना गया है कि दिल्ली में तो सक्सेसफुल हो गया है। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का कहना है, वो प्रकाश जावड़ेकर से कहकर बात करेंगे कि इसको बाहर के स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड द स्प्रेइंग विच कॉस्ट ₹20 लाख। तो इसकी कॉस्ट भी कम है। और सफ़र के अकॉर्डिंग जो बायोमास बर्निंग है उससे PM 2.5 जो 5% नवंबर 4 पर था, वो शार्पली रिड्यूस होने लगे फ्रॉम 40% रिकॉर्डेड ऑन नवंबर 1। द शेयर एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग ओवर द कैपिटल। तो ये यूजफुल टेक्निक हो सकती है स्टबल बर्निंग से डील करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है दिल्ली के पोल्यूशन की। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। केरला रिवोक्स जनरल कंसेंट फॉर CBI प्रूफ्स। अब एक जनरल कंसेंट क्या होता है तो हम देख लेते हैं। जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जिसका खुद का एक्ट होता है NIA एक्ट 2008। उसका जुरिडिक्शन पूरे कंट्री में होता है, उसे ऐसे स्पेशली स्टेट से परमिशन लेनी नहीं पड़ती। लेकिन जो CBI होती है उसका खुद का एक एक्ट नहीं है। एक तो वो गवर्न होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 that makes consent of a state government mandatory for conducting investigation in that state। तो अब CBI को किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उसे उस स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है। दो टाइप की कंसेंट होती है। एक कंसेंट होती है केस स्पेसिफिक, एक होती है जनरल। Given that the CBI has jurisdiction only over central government departments and employees, it can investigate a case involving state government employees or a violent crime in a given state only after that state government given its consent। जो CBI की jurisdiction होती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, तो वो सिर्फ उसी ही केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं
अगर उनको स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या उससे रिलेटेड कोई भी केस मतलब स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर करना है तो उसके लिए जनरल कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेक्शन 6 of the DSPE Act 1946 empowers the state government to give or deny consent to CBI officer to investigate the matter within the state। तो ये पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो सीबीआई ऑफिसर को डिनाई भी कर सकती है, दे भी सकती हैं। General consent is normally given to help the CBI seamlessly conduct its investigation into cases of corruption against central government employees in the concerned state। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी कंसर्न स्टेट में, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल अपनी जनरल कंसेंट विड्रॉ कर रखी है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है वो इन्वेस्टिगेशन करना। इसलिए जनरल कंसेंट होना ज़रूरी होता है, इससे सीमलेसली हर जगह इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव गिवन सच कंसेंट। लेकिन अगर ये होगा कि आपने किसी, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में वो एम्प्लॉय रहता है बट एक्चुअली अपने केस दिल्ली में रजिस्टर किया है, तो आप वेस्ट बंगाल में भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, भले वेस्ट बंगाल ने आपको दे रखी हो जनरल कंसेंट या नहीं दे रखी हो। और नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट अभी आर्टिकल है, तो ये सेकेंड आर्टिकल है जस्ट लाइक कॉर्न। ये बिहार के एग्रीकल्चर में बता रहे हैं कि बिहार के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है। उसने कॉर्न में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया था, तो अब हम इस आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं। बिहार का एग्रीकल्चरल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसकी फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज है, वहाँ से गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी सोन, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। तो ये हमेशा परफेक्ट डेस्टिनेशन थी कि यहाँ पे इंडिया का सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकता था। स्टेट पर, लेकिन स्टेट ने किसी भी प्रॉमिस पर डिलीवर नहीं किया है। दो ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट कैन डू कैन बी सीन फॉर इंस्टेंस। लेकिन मेज में ऑथर बता रहे हैं कि मेज में क्या क्या किया है इसने। बिहार टुडे प्रोड्यूसेस नियरली अ फोर्थ ऑफ द कंट्रीज मेज। 1/4 जो भी मेज आता है वो बिहार से ही आता है, और इसकी एवरेज यील्ड नेशनल एवरेज यील्ड से ट्वाइस है। Many farmers, especially in the Koshi Himachal belt, harvest 50 quintals of more per acre, which is comparable to that in the US Midwest corn heartland। तो यूएस का जो मिडवेस्ट का कॉर्न हार्टलैंड है, जो मेनली कॉर्न के लिए फेमस है, ये उसके बराबर प्रोड्यूस करता है मेज। बिहार कॉर्न रिवॉल्यूशन हैज बीन एंटायरली अ प्राइवेट सेक्टर लेड वन। लेकिन जो पूरा रिवॉल्यूशन था प्राइवेट सेक्टर लेड वन था। इसका क्रेडिट मेनली जाता है मल्टीनेशनल सीड कंपनीज को, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड्स। They, along with large trading firms and feed millers, recognize the potential of planting these during the Rabi winter spring season। और इनको प्लांट किया जाता है राबी विंटर स्प्रिंग सीजन में, जब टेम्परेचर माइल्ड होना चाहिए, क्लियर स्काइज होनी चाहिए, फ्लडिंग नहीं होनी चाहिए, लो पेस्ट डिजीज इन्फेक्शन भी होते हैं उस टाइम पर, तो ये कंड्यूसिव होता है हाई यील्ड्स के लिए। मोर ओवर दिस क्रॉप वुड बी हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अप्रैल जून। तो अब इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? अप्रैल जून में। तो जब अप्रैल जून में से हार्वेस्ट किया जाता है तो बाकी जगह में कॉर्न अवेलेबल नहीं होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, इवन साउथ अमेरिका। तो बिहार फार्मर टुक टू राबी मेज इन अ बिग वे फ्रॉम द अर्ली 2000, बट इट्स जस्ट कॉर्न। द स्टेट अदर एग्रीकल्चर सक्सेस स्टोरी, और भी सक्सेस स्टोरीज है, बी इट लीची या फिर मखाना में भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों भी प्राइवेट सेक्टर ही थे। एंड ऑल दिस हैज डन, और ये सब किया गया जब वहां पर कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट नहीं होता, वहां पे कोई एपीएमसी नहीं है, जो कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में है। द गवर्नमेंट, द वन टेकिंग ओवर आफ्टर द करंट असेंबली इलेक्शंस, कैन डू मच मोर। बिहार में सड़क तो बन गई है इन द लास्ट 2 decades, लेकिन ऐसा बिजली और पानी के साथ नहीं हुआ। दीज मे बी अवेलेबल फॉर होम्स बट नॉट इन फार्म्स। विदाउट 3 phase पावर सप्लाई, फार्मर्स वो डीजल पंप्स को यूज करते हैं इरीगेशन के लिए, जो कि एक्सपेंसिव होता है, और पुअर हार्नेसिंग ऑफ द स्टेट्स रिच ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स। The next government should focus on affordable electricity, not just for LED bulbs and fans, but also to power tube wells। तो जो भी गवर्नमेंट आए वो फोकस करे सिर्फ अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, घर में ही सिर्फ एलईडी बल्ब चलाने के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्यूबवेल्स को पावर करने के लिए होनी चाहिए, मिल्किंग मशीन्स के लिए होनी चाहिए, बल्क कूलर्स के लिए होनी चाहिए। फार्मर्स को भी वहाँ पे मार्केट की जरूरत है, तो आपको मोनोपली खत्म करनी चाहिए एपीएमसी का। इसका मतलब ये थोड़ी ना था आप एपीएमसी को शट डाउन कर देते। बिहार desperately needs jobs and incomes. Agriculture can create plenty of these both on and off the farms। ये बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल है, उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। रिपब्लिक ऑफ पुलिस, ये आर्टिकल खास कुछ अच्छा नहीं था, इसमें डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था कि कौन इलेक्शन जीत रहा है और कौन क्या कर सकता है, तो हम देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस कॉलम, अभी जब ऑथर लिख रहा है अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन जीत रहा है, पर ऑथर ने बोला है द नंबर्स मे बी क्लोज बट द कॉन्सिक्वेंस वुड बी वाइड अपार्ट। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जो बाइडेन जीतेंगे तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग होगी, ट्रम्प जीतेंगे तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग होगी। Scholars and analysts in the US on both sides of the political divide have defined this election as a fight to reclaim the soul of America।
The supporters of President Donald Trump define that soul as being white and Christian. तो जो ट्रम्प हैं उनके सपोर्टर्स का मानना है कि अमेरिका की सोल वाइट और क्रिश्चियन है, और वही जोसेफ बाइडेन और कमला हैरिस का मानना है, और many Republicans, now including many Republicans, believe the Constitution's core values of a liberal and plural society are being eroded. कि मतलब ट्रम्प का जब टाइम चल रहा था तब कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज थे लिबरल और पोर सोसाइटी वो इरोड हो गई है, और यूएस आज सबसे ज्यादा डिवाइडेड है। वियतनाम वॉर के बाद सबसे ज्यादा डिवाइडेड यूएस आज है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। अब ऑथर का ये कहना है कि यूएस और चाइना की वजह से वर्ल्ड दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। इफ मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर सीकिंग द यूएस आउट, इट इज ऑल्सो बिकॉज चाइना अंडर शी जिनपिंग लीडरशिप इज लीविंग देम विद नो ऑप्शन। अगर वेस्ट ने रशिया और ईरान को पुश कर दिया चाइना की आड़ में, फॉर एग्जांपल यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए ईरान पे, तो अब वो अब चाइना के साथ ही अलायंस बना रहा है अपनी, और चाइना ने किया है इन रिटर्न बहुत सारे एशिया पुश कर दिया यूएस के हाथ में। तो ऑथर का कहना है इंडिया भी एक ऐसा ही कंट्री है जो कि पुश हो गया यूएस के हाथ में। चाइना पुश मच ऑफ एशिया इनटू द यूएस। दिस इज नॉट व्हाट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मींस बाय G2। तो इसको G2 तो नहीं बोल सकते ना, दो का ग्रुप बन गया। An alliance between the big two to manage the whole world, but it is an inversion of the G2 idea in which lesser powers are forced to choose between two bullies। तो ऑथर का ये कहना है जो G2 का कॉन्सेप्ट बन गया चाइना और यूएसए, ये एक्चुअली लेसर पावर्स को बुली करने के लिए यूज हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि अगर बाइडेन की विक्ट्री होगी कुड प्रोड्यूस अ वीकर गवर्नमेंट प्रेसाइडिंग ओवर अ नेशन एज डिवाइडेड और इवन मोर। However, the Biden presidency offers the US an opportunity to regain moral stature globally। लेकिन अगर बाइडेन जीतते हैं तो जो यूएस के पास अपॉर्चुनिटी अपना मॉरल स्ट्रेचर वापस पाने की वो हो सकता है कि साकार हो जाए। एज चाइनाज इकोनॉमिक सॉरी एज चाइनाज इकोनॉमिक technological and military capabilities and power rise as it marches forward challenging US power, the US can't hope to retain global leadership without recovering its moral stature। तो ऑथर का कहना है जैसे जैसे चाइना इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज और पावर राइज होता जा रहा है तो वो यूएस को चैलेंज भी करेगा। तो यूएस ग्लोबल लीडरशिप नहीं रिटेन कर सकता अगर वो अपना मॉरल स्ट्रक्चर वापस से ना एक्वायर करे। While Trump has understood the nature of the China challenge and has deployed some effective policy instruments to deal with it, he has failed to enthuse the world to embrace US leadership in the manner it did during the Second World War। ट्रम्प ने चाइना का चैलेंज समझ लिया है और उन्होंने कुछ इफेक्टिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी डिप्लॉय किए इससे डील करने के लिए, लेकिन ये उस तरीके से नहीं है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था यूएस के द्वारा, जिससे यूएस को सबने एम्ब्रेस किया था। द वर्ल्ड देन एम्ब्रेस द यूएस एज अ कंट्री दैट हेल्प डिफीट फैसिज्म इन द नेम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तब पूरी दुनिया ने यूएस को ऐसे एम्ब्रेस किया था कि इसने फैसिज्म को डिफीट किया है, फ्रीडम और इक्वालिटी को जिताया है। Countries that turn to the US today like India seeking help to check a hegemonic China do so out of compulsion not choice। तो जो भी आज यूएस की हेल्प ले रहे हैं जैसे कि इंडिया भी ले रहा है हेजेमोनिक चाइना से डील करने के लिए, वो कंपल्शन की वजह से कर रहे हैं, चॉइस नहीं है वो इंडिया की भी। Trump's transactionalism abroad and racism at home have robbed the US of a higher moral purpose in its global role। तो ट्रम्प का अब्रॉड इससे जब डील करते हैं तो उनका ट्रांसैक्शनलिज्म वाला एटीट्यूड आ जाता है, और अमेरिका में ब्लैक वाइट का इशू रहता है, तो फिर उन्होंने बोला कि इससे मॉरल स्ट्रक्चर यूएस का खत्म होता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है बिल्कुल कि अब बिहार में कोई भी दलित लीडर नहीं है रामविलास पासवान के बाद, तो अब उनके पास कोई भी लीडर नहीं है कैरिस्मेटिक लीडर जिसके ऊपर वो देख सकें, तो उनकी पोजीशन कौन कौन लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट द विनर इज अमेरिका फर्स्ट। अब ये भी अमेरिका पे आर्टिकल हम देख लेते हैं। Who wins in Washington will be important. The world still has need for American leadership। कोई भी जीते वॉशिंगटन में इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड को अभी भी अमेरिका की लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि हमेशा से अमेरिका एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेट प्रोवाइडर रहा है ग्लोबल पब्लिक गुड्स का, ग्लोबल मल्टीलेटरल सिस्टम का। The word presume that abdication of leadership and the withdrawal of America from the global system under President Trump was a passing phase। जैसे आपको पता होगा WTO से विड्रॉ कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प। अगर इफ जो बाइडेन विंस इट इज पॉसिबल दैट अमेरिका विल री एंगेज विद डिग्निटी एंड रीस्टोर mutual respect in its relation with allies and partners, beginning with the transatlantic alliance। The new administration may begin to look like it was earlier, with properly staffed departments of state and defense and coordination of policy through established
प्रेसिडेंशियल प्रोसेस। तो ऑथर को ऐसा लग रहा है कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो अमेरिका वापस से इंगेज होगा सारे पार्टनरशिप में, जैसे कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस ले लो और WTO को रूल सब कुछ फॉलो किया जाएगा। लेकिन ऑथर का कहना है कोई भी जीते, बाइडेन या ट्रम्प, अमेरिका फर्स्ट तो यहीं पर रहने वाला है। मतलब जो उनकी पॉलिसी चलती है अमेरिका फर्स्ट। द अमेरिकन पीपल बिलीव दैट देयर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिटायरमेंट हैव बीन इम्पैक्टेड बाय द इमिग्रेशन। अमेरिकन पीपल का ऐसा मानना है कि उनके एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है इमिग्रेशन की वजह से, और जो भी वहाँ की जॉब्स आउटसोर्स कर दी जाती है लिबरल ट्रेड पॉलिसीज की वजह से। जो ट्रम्प अमेरिका है वो नहीं चाहता ज़्यादा माइग्रेंट्स आए यूनाइटेड स्टेट्स में। इट विल नॉट सपोर्ट द आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स। वो ये भी नहीं चाहता जॉब्स को आउटसोर्स किया जाए एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन, क्योंकि उन्हें खुद को जॉब्स देनी चाहिए ना। इट वॉन्ट्स अ फेयर डील ऑन ट्रेड दैट डज नॉट अलाउ चीपर इम्पोर्ट टू पुट स्मॉल अमेरिकन बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस, स्मॉल अमेरिकन बिजनेसेस आउट ऑफ बिजनेस। वो भी नहीं चाहता है कि चीपर इम्पोर्ट्स आए और जो स्मॉल अमेरिका के बिजनेस है वो बंद हो जाए। इवन अ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कांट रिटर्न अमेरिका बैक टू द डेज ऑफ ओपन बॉर्डर्स एंड फ्री ट्रेड। अगर बाइडेन भी जीत कर आते तो वो भी ये नहीं कर सकते कि वापस अमेरिका को एकदम उसके बॉर्डर्स खोल दे, फ्री ट्रेड अलाउ कर दे, नहीं हो सकता। इट माइट टर्मिनेट द ट्रैवल बैन बट इट कैन नॉट रिवर्स द इमिग्रेशन पॉलिसी। भले ही बाइडेन में ट्रैवल बैन टर्मिनेट हो जाए लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी तो रिवर्स नहीं होने वाली है। इट माइट रिलैक्स सम कैटेगरी ऑफ वर्क वीजास बट इट कांट रिटर्न टू द टाइम व्हेन आउटसोर्सिंग वाज द प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर अमेरिका कंपनी। पहले के टाइम में अमेरिका प्रेफर ही करता था वो जॉब को आउटसोर्स करे, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ये आउटसोर्स होना जॉब बंद हो गया और शायद बाइडेन भी इस पर वापस आए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। It might re-engage with the World Trade Organization, but it can't tear down the trade barriers that Trump has erected in the name of Make in America. तो हम आगे चलते हैं। Whether it's Trump or Biden, Obama-era nuclear deal with Iran can't be restored. Whether it is Trump or Biden, American troops will soon be gone from Afghanistan. Whether it is Trump or Biden, there will be less willingness to consider emerging economies as deserving beneficiaries of concessional arrangements. A Biden presidency might also mean a more critical look at the record of not just authoritarian states but also democracies on issues like labor, environment, and non-proliferation. तो ऑथर का मानना है कि कोई भी जीते, जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ जिससे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था वो रिस्टोर नहीं हो सकती है। कोई भी जीते अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के अपने ट्रूप्स को वापस लेकर ही आएगा। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन गुड फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेस सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ट्रंप इंडिया के लिए अच्छे थे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड अच्छे नहीं थे। H1B वीजा पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जॉब्स आउटसोर्स नहीं होते थे, अमेरिका के बॉर्डर्स फ्री नहीं थे, हमें GSP से बाहर कर दिया था। If he is re-elected, India can expect more robust cooperation in foreign policy and security areas, but Delhi should equally be prepared for the Trump administration to ratchet up pressure on trade and to tighten rules on immigration. पर अगर ट्रंप आते हैं तो दिल्ली रेडी हो जाए कि ट्रेड पर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है और इमिग्रेशन के रूल्स और भी ज्यादा टाइट होने वाले हैं। ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल है। कास्ट ऑफ क्राइम, इसमें ये बोलना, ऑथर ने 3 इंस्टांसेस दिए हैं रेप के कि जहाँ पे रेप इंसिडेंट्स होते हैं, फिर वहां पे कास्ट देख के डिसाइड किया जाता है कि उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, कि लोगों का आउटरीच भी कास्ट देखकर होता है, स्टेट मशीनरी भी उसी टाइप से काम करती है जिस हिसाब से कास्ट होती है। तो ये आर्टिकल बिल्कुल नहीं डिस्कस करना चाहिए। फुल मार्क्स टू पोप फ्रांसिस। अब पोप फ्रांसिस जो कि वेटिकन सिटी के पोप हैं, उनके बारे में ऑथर ने कुछ बातें बताई हैं कि वो कैसे हैं। यहाँ पर क्या क्या बोला है इन इज एनसाइक्लिकल, उन्होंने कुछ ऐसे डिक्लेयर किया, unequivocally declared that all the magical theories of market capitalism have failed, including the mesmerizing promise of the trickle down, कि जो कैपिटलिज्म है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उसकी ट्रिकल डाउन थ्योरी भी फेल हो चुकी है। ट्रिकल डाउन क्या प्रॉमिस होता है कि जैसे ऊपर के लोग अगर रिच होते हैं तो वो नीचे भी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट होती है। ही सेड दैट ट्रिकल डाउन promise can't solve the problem of new types of violence and inequality created by new liberal reforms। और इन्होंने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितनी ज्यादा इकोनॉमिक इनजस्टिस हुई है। ये सब पोप की बातें। It made a microscopic minority richer, while the great majority of the poor were driven to the margins of mainstream social life। इन्होंने कुछ माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी तो बहुत अमीर हो गई है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द पुअर है वो और भी ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं और मार्जिन ऑफ मेन स्ट्रीम सोशल लाइफ पर आ गए हैं। This says the pontiff is great injustice. He did not hesitate to say that the resources of the earth belong to the entire humanity and that the rich have no special ownership or authority over them। तो पोप का ये कहना है कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो एंटायर ह्यूमैनिटी के बिलोंग करते हैं और ये नहीं कि कुछ रिच उन पर अपनी स्पेशल ओनरशिप रख लें कि उस पर अथॉरिटी रख लें।
और पोप के ये भी व्यू पॉइंट था कि वॉर तो किसी भी चीज का जस्टिफिकेशन नहीं है और वॉर को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता. दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन दैट द पॉन्टिफ रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिफाइबल वॉर लॉन्ग हेल्ड बाय द चर्च. आफ्टर द पैंडेमिक ह्यूमन काइंड को वापस से रिबिल्ड करना चाहिए. तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसका कैपिटलिज्म ही एक वे है जो दिखाएगा कि ह्यूमन काइंड को कैसे रिबिल्ड करना चाहिए. बट इट्स अ पाथ वेयर डिजास्टर स्टॉक एट एवरी कॉर्नर. पर ये माना जा रहा है कि ये जो पाथ है, मतलब पोप का ये मानना है, ये जो पाथ है उसमें हर जगह डिजास्टर है. इट वुड बी रॉन्ग टू नॉट सी द फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक. ये भी है कि ये जो कैपिटलिज्म की वजह से कैपिटल चेंज, क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, पेंडेमिक स्प्रेड हुआ है. क्योंकि कैपिटलिज्म सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, वो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचता, वो लेबर के बारे में नहीं सोचता, वो एक्सप्लॉइटेशन के बारे में नहीं सोचता है. It is suicidal to hope that new life will sprout in the shade of the old power structures. The new age demands new thoughts and ideas. The future of ideologies and religious teachings depends upon their response to these challenges. तो ये बहुत ही सुसाइडल हो जाता है ये होप करना कि जो नई लाइफ बनेगी वो भी ओल्ड पावर स्ट्रक्चर्स पे बनेगी. ये मानना है कि जो न्यू एज है, न्यू एज की डिमांड है कि न्यू थॉट्स आए, न्यू आइडियाज आए. As it heads, the pontiff does not hesitate to question the attitude held by the church for many a century. तो अब पोप ने ये भी बोला है कि होमोसेक्सुअलिटी सही है, होनी चाहिए, लेकिन उनके फोक्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बोला नहीं, आप ऐसे एंडोर्समेंट नहीं कर सकते होमोसेक्सुअलिटी का. As it heads, the pontiff does not hesitate to question the attitude held by the church for many a century. We assume that he is guided by the desire to direct the church and the faithful along the pulses of the changing world. Of course, he has faced criticism and will continue to do so. His position on homosexuality has not found total endorsement from his flock, but the humiliation heaped on the LGBT community needs to be called out. Message of universal brotherhood can't help to correct past mistakes. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पर है फास्ट ट्रैक ट्रायल्स अगेंस्ट लॉ मेकर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, एमिकस क्यूरी टू सुप्रीम कोर्ट. तो एमिकस क्यूरी जो भी रिप्रेजेंट करता है बाई पार्टीसन होकर, तो उसको बोलते हैं. The amicus curiae in the plea for fast tracking of trials against legislatures told the Supreme Court on Wednesday that cases of sitting MPs and MLAs must be given priority over former legislatures in public interest so that those found guilty do not get to make laws for the people. तो एमिकस क्यूरी का ये कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमें बनानी चाहिए, फास्ट ट्रैक ट्रायल करनी चाहिए लेजिस्लेचर्स के पहले, सबसे पहले लेजिस्लेटर्स के करने चाहिए, और उन लेजिस्लेटर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो कि अभी लॉ बना रहे हैं. फॉर्मर लेजिस्लेटर्स को बाद में डील करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है कि जो गिल्टी हैं वो आज लॉ बना रहे हैं लोगों के लिए. Senior advocate Vijay Hansaria, who is assisting the court, told a bench headed by Justice N.V. Ramana that some of the sitting legislatures with pending cases against them are making laws. कि कुछ sitting legislators हैं जिनके against case pending है, वो laws बना रहे हैं. There is public interest involved here. Some of them are ministers. और उसमें से कुछ लोग ministers भी है, तो इन cases को fast trial में सबसे पहले deal करना चाहिए. He also suggested that judicial officers appointed to try criminal cases against MPs and MLAs must remain in the post for at least 2 years so they can decide the matters. और उनका ये भी कहना था कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स जो भी अपॉइंट किए जाएंगे क्रिमिनल केसेस को ट्राई करने के लिए एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट, उनको कम से कम पोस्ट पे रहना चाहिए 2 साल तक के लिए. मतलब उनको ये नहीं हटा दिया जाए ताकि वो अपने मैटर में पूरी तरह डिसाइड कर सके. Hansaria said he had requested that the state governments appoint nodal prosecution officers for special courts set up to try these cases, who will be responsible for proceeding such a summons, etc. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो भी स्ट्रेंज वाइफ होगी वो एंटाइटल होगी मेंटेनेंस के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन इन कोर्ट. क्योंकि कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है कि किस डेट से मेंटेनेंस स्टार्ट हो, तो ये बोल दिया गया कि जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन भी एप्लीकेशन हुई है कोर्ट में, उस दिन से वो मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा. A bench of justices Indu Malhotra and Ashubhat Reddy concluding that there is no uniform law on the matter said, in the practical working of the provisions relating to maintenance, we find that there is significant delay in disposal of the applications for interim maintenance for years on end. It would therefore be the interest of the justice and fair play that the maintenance is awarded from the date of the application. क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है तो मेंटेनेंस कब मिलेगा, तब तक वेट थोड़ा ना किया जाएगा. तो जब जिस दिन से एप्लीकेशन पड़ेगी तब से ही मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा. अब नेक्स्ट पर चलते हैं. Saudis to remove key restrictions on migrant laborers. अब वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट है, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए. मतलब अब जो वर्कर्स होंगे जो जैसे इंडिया से भी जाते हैं, तो उनके पास राइट होगा अपनी जॉब्स को चेंज कर सकें. वो कैसे चेंज करेंगे? अपनी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर करा के फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अनदर. लीव कर सकते हैं, कंट्री को री एंटर कर सकते हैं, एंड सिक्योर फाइनल एग्जिट वीजाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉयर. और उनको अपने फाइनल एग्जिट वीजाज भी सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए एम्प्लॉयर की कंसेंट की जरूरत नहीं है. तो
इन कंट्रीज में काफिला सिस्टम चलता है, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं। Human Rights Watch researcher Rotna Begum said the information provided thus far shows Saudi authorities are removing some elements of the kafala sponsorship system in place across Gulf Arab states that ties foreign workers' legal status to the employer. तो काफिला स्पॉन्सरशिप सिस्टम में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के साथ टाई कर दिया जाता है और वो बिना एम्प्लॉयर की मर्जी से एम्प्लॉय वहां से जा भी नहीं सकते, जॉब भी नहीं छोड़ सकते, उस देश को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। कतर ने भी ऐसे ही कुछ रिफॉर्म्स लिए थे। कतर नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा 2022 में। अब माइग्रेंट वर्कर्स को लेकिन अभी भी कुछ इसमें दिक्कतें हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स को अभी भी जरूरत तो पड़ेगी एम्प्लॉयर को कि स्पॉन्सर करने के लिए टू कम टू द कंट्री, एंड एम्प्लॉयर्स में स्टिल हैव कंट्रोल ओवर देयर रेसिडेंसी स्टेटस। और एम्प्लॉयर्स का अभी भी कंट्रोल होगा रेसिडेंसी स्टेटस पे, तो पूरी तरीके से तो कंट्रोल नहीं हटाया गया एम्प्लॉयर का। Under Saudi Arabia's restrictive kafala system, workers had little power to escape abuse because their employers controlled their exit from the country and their ability to change jobs. तो अभी जो करंट काफला सिस्टम है उसमें वर्कर्स के पास बहुत कम पावर होती है कि वो एस्केप कर सके अब्यूज को, क्योंकि उनको एम्प्लॉयर्स उनका एग्जिट तक उनके कंट्री से कंट्रोल करते हैं। मतलब कोई एम्प्लॉय अगर सऊदी अरेबिया से इंडिया आना पड़ेगा तो वो अपने एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। Begum recently wrote about how many employers exploited this control by taking workers' passport. वो वर्क जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वर्कर का पासपोर्ट ले लेते हैं, उनको फोर्स करते हैं एक्सेसिव आवर्स काम करें, उनको वेजेस नहीं देते हैं। This has led to hundreds of thousands of workers fleeing their employers and becoming undocumented. इसकी वजह से ये भी हुआ है कुछ लोग अपने एम्प्लॉयर्स की जॉब तो छोड़ के चले गए पर उनके पास अब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो वापस कैसे आए। यहाँ पे एक वर्ड आया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आते हैं, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। तो आप ये 4 कंट्रीज याद रख सकते हैं। यहाँ पे यूएस फॉर्मली एग्जिट्स पेरिस पैक्ट एमिंग टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। तो यूएस ने कल फॉर्मली एग्जिट कर लिया है क्लाइमेट चेंज के पैक्ट, पेरिस पैक्ट से। तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑन वेडनेसडे फॉर्मली लेफ्ट द पेरिस एग्रीमेंट, अ ग्लोबल पैक्ट फोर्स्ड 5 years ago टू अवॉइड द थ्रेट ऑफ कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज। ये पैक्ट था क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। अब इस पैक्ट में क्या था, इसमें कुछ 189 कंट्रीज ने साइन किया है, और ये 2015 का पेरिस अकॉर्ड भी इसी के अंदर ही आता है, विच एम्स टू कीप द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर्स वर्ल्ड वाइड वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो हमें 2 डिग्री से कम रखना है, और आइडियली तो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपेयर टू प्री लेवल्स। और 6 कंट्रीज ने इस पैक्ट को साइन कर दिया पर किसी ने रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है अगर बियॉन्ड 2 डिग्री से ज्यादा हो गया टेम्परेचर तो इसका लार्ज इम्पैक्ट हो सकता है सीज पर। इससे रेजिंग सी लेवल्स होने लगेंगे, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आने लगेंगे, ड्रॉट्स और फ्लड्स और ज्यादा वर्सन होते जाएंगे। द पेरिस अकॉर्ड रिक्वायर्स कंट्रीज टू सेट देयर ओन वॉलंटरी टारगेट्स फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेरिस अकॉर्ड के अंदर जो कंट्री है वो अपने ओन टारगेट सेट कर सकते हैं, बस बाइंडिंग रिक्वायरमेंट ये है वो जो भी उन्होंने अपने टारगेट सेट किए उस पर एक्यूरेटली रिपोर्ट करते रहे कि हाँ हमने इतना अचीव कर लिया है। यूएस वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट एमिटर आफ्टर चाइना ऑफ हीट ट्रैपिंग गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाइना के बाद सेकंड एमिटर यूएस, और यूएस ही पैक्ट से बाहर हो गया है, तो कैसे डील होगा क्लाइमेट चेंज से। इन रिसेंट वीक चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन को सेट करने के लिए नेशनल डेडलाइंस कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे जापान और साउथ कोरिया का है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन जो बाइडेन का कहना है अगर वो इलेक्ट होके वापस आए तो वो इस पैक्ट पे वापस से ज्वाइन कर जाएंगे। ये जैक मा की एक ग्रुप है, आंट ग्रुप, इसका सबसे बड़ा आईपीओ इशू होने वाला है जो कि $37 बिलियन का होगा। और ये जो लास्ट ईयर इशू हुआ था ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईपीओ अरामको का, जो सऊदी अरेबिया की कोई ऑयल कंपनी है, उसका $29.4 बिलियन था। पर अभी ये किसी तरह हॉल्ट हो गया है, तो जब ये होगा तब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईपीओ इशूड हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।